हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री से। तो स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएं। तो इसमें पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको समरी प्रोवाइड कर दूं, लेकिन मैंने क्या करा ना कि इसी में ही अगर आप देखेंगे कि सारे नोट्स नोट कर दिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो मैं अपनी भी बुक लेके बैठी हुई हूँ, ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट भी चीज़ें समझाती रहूँ और आपको ये भी नहीं लगे कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ कवर करे हैं एंड एज वेल एज जो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हें भी मैंने यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की है और कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके तक डिलीवर कर सकूँ। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर की बात करें, कब, कहाँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे, अगर आप इन चारों शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो इन चारों शब्दों का मतलब ये हो जाता है हिस्ट्री, कि हम हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कब कब कौन सी चीज़ हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और ये सारे जो इंडिकेट करते हैं ना वो हमें यही इंडिकेट करते हैं कि हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं। हमारा मेन जो चीज़ है, हम हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं। तो इसमें कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये रशीदा की। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो ये जितने भी ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, मतलब ये कह लीजिए जो स्टोरी पढ़ाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर रशीदा का सवाल है, एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके मन में एक सवाल उठा कि पहले जो चीज़ें थी वो कैसे हुआ करती थी, या हम कैसे जान सकते हैं कि पहले के समय में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या सोचते थे। तो ये सारी चीज़ें इन्हें जताने का मतलब ये है एनसीईआरटी, क्योंकि वो बुक की अंडरस्टैंडिंग बच्चे से खुद क्रिएट करना चाहती है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये आपका पेडागोजी में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ डीएसएसबी के लिए ही नहीं, आप जितने भी एग्जामिनेशंस देते हैं जहाँ एनसीईआरटी आती है, चाहे वो डीएसएसबी हो, केवीएस हो, सीटेट हो, आपका एमपीटेट हो, क्योंकि ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में इन सब चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी से ही फैक्ट्स लिए जाते हैं जो स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती हैं। तो ये ज़रूर याद रखिए, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या फिर कह लीजिए किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एक तरीके का आपका बेस है। ठीक है, तो अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ज़रूर एनसीईआरटी को सीरीज़ जो हमारी स्टार्ट होगी उसमें आप देखिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें ऑथेंटिक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस बच्चे का सवाल आता है कि मतलब सोचने लगी कि ऐसा क्यों होता था, मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि पहले के समय में क्या होता था। ठीक है, और यहाँ पर इस बच्चे ने एक क्वेश्चन उठाया भी है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ आप ये बात बताइए कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ठीक है, पशुपालन, शिकारी। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द का मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगी। अखेटक किन्हें कहते थे? शिकारियों को। सीटेट में इससे डायरेक्टली इसका मीनिंग पूछा गया था। जिस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें ये अखेटक का दे रखा था। तो कई बच्चों को ये समझ ही नहीं आया था कि अखेटक कहते किसे हैं, तो शिकारियों को कहते हैं अखेटक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पर आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। जैसे मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो अपने आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप नर्मदा नदी का पता लगाइए। ठीक है, नर्मदा नदी अगर हम यहाँ मैप में देखें, यह हमारा मैप है, तो नर्मदा नदी कहाँ है? ये आपकी बिल्कुल सेंटर में है इंडिया के। ठीक है, तो ये पहले ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों ने नदी के किनारे कई हजार सालों पहले
रहना शुरू किया कई हज़ार साल पहले। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी है और इसमें जो है हमारी सारी नदियाँ दे रखी हैं, जैसे कि ये अगर आप देखेंगे ये सिंधु नदी है, ठीक है, सतलज है। अब सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, अभी जब हम सिंधु के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको मैप ये दोबारा दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, शिकार किया करते थे। और नर्मदा नदी का एक फैक्ट और आप ये लिख लीजिए कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, वरना जितनी भी नदियां हैं ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ये क्या बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और पूर्व की ओर और बाकी सारी नदियां जो होती हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, ये याद रखिए। अब यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि आप उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों का देखिए, मैं बार बार ये जो जितने भी मैंने फैक्ट्स अंडरलाइन किए हैं या फिर हाईलाइट किए हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि इन जितने भी फैक्ट हैं ये डायरेक्टली CTET, UP TET और DSSB, MP TET इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके। और मैं बार बार ही कह रही हूँ कि अगर आप अपने नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए ईजी रहेंगी जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे। सिर्फ आपको टेट सीटेट तक ही नहीं रहना, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ उन चीज़ों में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक बारी चीज़ें आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि आपको जब आप अपनी किसी भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें भी आपके लिए ये काम आ जाए, जैसे रीट के लिए। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम की और किरथार की पहाड़ियों का पता लगाइए। पहले तो ये उत्तर पश्चिम की किरथार पहाड़ियों का देखिए, यहाँ पर आपकी किरथार की पहाड़ी है, ठीक है, और ये आपकी सुलेमान। ठीक है, किरथार और सुलेमान ये पहाड़ियाँ जहाँ, अब यहाँ क्या बोल रहा है, जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें उपजाना आरंभ किया। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि सबसे पहले किरथार और सुलेमान की पहाड़ियाँ थीं जहाँ पर फसलें जौ और गेहूं की खेती हुई, है ना। तो आप ये फैक्ट्स लिख लीजिएगा कि आप सबसे पहले तो आपके पास ये फैक्ट आ गया कि सबसे पहले जो जौ और गेहूं की खेती हुई थी वो 8000 वर्ष पूर्व पहले हुई। दूसरी चीज़, कहाँ उपजाना शुरू किया, सुलेमान और किरथार, ठीक है, इनकी पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, यहाँ और यहाँ पर पशुपालन भी आरंभ हुआ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब यहाँ से बनाना शुरू किया, इसका मतलब यहाँ पर पशुपालन की भी बात की जा रही है। पशुपालन मतलब कि जो लोग अपनी सहूलियत के लिए या फिर कह लीजिए पशुओं को जो पशुपालन शुरू हुआ वो भी यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, अब बात कह रहे हैं उत्तर पूर्व में गोरो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। अब यहाँ पर जब ये बात हो रही है तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। अभी देखिए, यहाँ पर हमने पीछे क्या पढ़ा कि यहाँ पर सबसे पहले खेती हुई किसकी, जौ और गेहूं की, लेकिन यहाँ पर विस्तार की बात की जा रही है, यानी कि विकास की बात की जा रही है। विकास, कोई भी चीज़ पहले जो होती है वो चीज़ अलग होती है, कोई भी चीज़ मतलब विकास अलग चीज़ होती है। जैसे कि आप ये मानिए कि विकास क्या है कि जब चीज़ें अपनी समृद्धि पर पहुंच जाएं, जब चीज़ें अच्छे से लोगों के लिए काम आने लग जाएं, ये सारी चीज़ें विकास में आ जाती हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर पूर्व में गोरो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ठीक है, अब हमारी कौन सी हैं ये पहाड़ियाँ, देखिए हमारा चैप्टर लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आप इसे देख लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको कभी भी NCERT को समझने में या फिर किसी चीज़ को डील करने में एक कॉन्सेप्ट की आपकी नॉलेज बिल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गोरो और विंध्य पहाड़ी की बात करें तो ये देखिए, गोरो की पहाड़ी ये रही और विंध्य पहाड़ी ये रही। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो नदी तंत्र बना हुआ है, यानी कि कह लीजिए कि जो नदियों, इतनी सारी नदियाँ हैं और यहाँ भी हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली थी कि हम लोगों को ये चीज़ें पहले से ही समझ आ रही थी कि विकसित होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर विकास हुआ किसका, फसलों का। ठीक है, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ गोरो की पहाड़ियों में और विंध्य पहाड़ियों में। तो ये कहाँ पर हैं गोरो की पहाड़ियाँ आपकी, या आपकी पड़ जाती हैं लगभग
सतपुड़ा ताप्ती नदी के पास और चंबल। ठीक है, अब बात करें आपकी, देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको है ना वो लग रहा होगा, क्योंकि मेरे पास है ना अभी और कोई सोर्सेज नहीं है सिवाय इस सोर्स के कि आपको एनसीईआरटी में ऐसे पढ़ा दूँ, क्योंकि हमें मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो पढ़ने पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें आपकी, तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब ये देखिए गेहूं, अगर हम अभी मैं आपसे पूछूं कि गेहूं की खेती कहाँ हुई थी, हमारी किरथार और सुलेमान की पहाड़ी, गेहूं और जौ की। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करेंगे कि हमारी जो चावल की खेती, तो चावल की खेती हमारी कहाँ हुई, गोरो और विंध्य पहाड़ियों के। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने फैक्ट्स लिखते जाइएगा ताकि आपके ऑथेंटिक नोट्स बन सके। ठीक है, वैसे मैं भी नोट्स तैयार कर रही हूँ और इंशाल्लाह चीज़ें आपको बेहतरीन मिलेंगी। ठीक है, अब आ गई बारी हमारी सिंधु नदी की। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि सहायक नदी होती क्या है। ठीक है, सहायक नदी क्या होती है, ऐसी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, सहायक नदी पता लगाइए, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। अब देखिए, अभी तक ये ज़रूर शब्दों का बहुत खेल होता है, शब्द ही नहीं समझ आते। अगर आप यहाँ शब्दों पे ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि आरंभिक नगर, ठीक है, आरंभिक नगर की बात की जा रही है, फले फूले। ठीक है, तो आपसे अगर किसी ने ये क्वेश्चन आया कि आरंभिक नगर फल फूलने के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो सिंधु नदी के किनारे और उसकी सहायक नदी के किनारे कब मिलते हैं, 4700 ईसा पूर्व में। ठीक है, वर्ष पूर्व में आपको ये मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब यहाँ पर दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ याद रखिए, मैं बार बार ही कह रही हूँ, शब्दों का खेल है और शब्दों में ही बच्चे फंसते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि शहरों का विकास, नगरों का विकास कहाँ हुआ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच में, और कब हुआ, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगर हम यही बात करें गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगर विकसित हुए वो कब हुए, 25। फिर अगर हम बात करें गंगा और इसकी सहायक नदी, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता चल गई कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सोन। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, विशाल, मगध का विशाल राज्य शासक कौन था, तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर हमारी बात हो रही है अशोक, सम्राट अशोक की। ठीक है, तो सम्राट अशोक की बात यहाँ पर हो रही है। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से कह लीजिए देश आते हैं, या फिर कह लीजिए कौन कौन सी जगह आती हैं। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका किसके अंतर्गत आते हैं, दक्षिण एशिया के अंदर। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। अब देखिए एशिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। लेकिन जो अफगानिस्तान, ईरान, चीन और तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप है, एक विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे हुए होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़, अब लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, आप खुद सोचिए। काम की तलाश में, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के से दूर होने के लिए, या फिर कह लीजिए कभी कभी सूखा पड़ जाने से, और व्यापार के काफिले, ठीक है,
और मूल्यवान वस्तुओं को ढूंढते ढूंढते, धार्मिक गुरुओं के पीछे शिक्षा हासिल करने के लिए, ठीक है, और कुछ ढूंढने के लिए, जैसे रोचक तथ्य, ठीक है, उत्सुकता, कई लोगों को घूमने का शौक होता था इसलिए वो जाते थे। और तीसरी जो इन यात्राओं से बेनिफिट क्या होता था, इन यात्रा जितनी भी ये यात्रा थी, इन यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अभी आप एक बात बताइए, अंग्रेज हमारे यहाँ आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, अब उनकी सभ्यता और संस्कृति हमारे ऊपर असर डाली और हमारी ने उनके ऊपर असर डाला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही ऊपर उनका असर पड़ा है। आज आप कितने ही अंग्रेज़ों को देख सकते हैं जो कि जगह जगह जो कृष्णा टेम्पल होते हैं, जैसे दिल्ली में भी एक कृष्ण टेम्पल है, वहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फॉरेनर्स हैं, मोस्टली जो लोग हैं, और काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं। लेकिन वो लोग कैसे अट्रैक्ट हुए हमारी तरफ? क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति, उन्होंने कहीं ना कहीं तो हमारी सभ्यता संस्कृति को देखा और फिर उसे अपनाया अपनी ज़िंदगियों में। अब बात करते हैं हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अब इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। अब अगर आपके पास एटलस हो या मैप हो तो उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये मैप का बार बार जिक्र या जगह का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। और मैं भी जब तैयारी करती थी तो मैं मैप एटलस वगैरह लेके बैठती थी, क्योंकि अगर आपको लोकेशन पता होती है तो बहुत सी चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आने लगती हैं, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था सिंधु को? ये देखिए इनकी जो टंग थी वो हिंदोस को इंदोस या हिंदोस कहते थे, ठीक है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा जाता था। अब जाओ, इसके पूर्व में जो स्थित भूमि थी ना उसे इंडिया कहा जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। इन समूहों का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब यहाँ पर से एक आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि भरत नाम का जो ये प्रयोग है सबसे पहले कहाँ किया गया? तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए कि ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में किया गया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हमेशा ये सीटेट और जो ये डीएसएसबी जितने भी सब्जेक्ट वाले पेपर होते हैं एंड एज वेल एज जनरल पेपर में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तारपत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले की लिखी गई है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल। अब यहाँ पर किन से बनाए जाते थे ताड़पत्र? भुर्ज पेड़ की छाल। ये डायरेक्टली सीटेट में पूछा गया है, बहुत बारी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, ठीक है। और आपके डीएसएसबी में भी ये 1-2 बार फैक्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी है जो पांडुलिपियों को तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये है ना, ये पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती थी। अब इन्हें पांडुलिपि क्यों कहते थे? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़। अब ये जो भुर्ज नामक पेड़ है ये कहाँ उगता है? हिमालय क्षेत्र में, ये याद रखिए। क्षेत्र में छाल के विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको डायरेक्ट क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि मेन्यू का मतलब होता है हाथ से, ठीक है। अब
ये पांडुलिपियां ज़्यादातर कहाँ मिली करती थी? मंदिरों और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल में हैं। देखिए, ज़्यादातर जो हैं वो तमिल और प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए हैं और बाकी संस्कृत भाषा में। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब ये ज़रूर क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक भाषा आम लोगों की भाषा थी, ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि आम लोगों की भाषा क्या थी, तो आप ये लिख लीजिएगा कि आम लोगों की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख के बारे में बात हो रही है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासकों लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखते थे। अब यहाँ पर क्या है कि शासक किस लिए कराते थे? ताकि एक तो वो लेखा जोखा रख सकें, दूसरी चीज़ कि ताकि अपनी प्रजा को बता सके कि हमने कहाँ कहाँ विजय हासिल की है, कौन कौन सा जगह हमारी मतलब जो एक अचीवमेंट है वो है, ठीक है। तो लगभग 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अब ये जो अभिलेख यहाँ दे रखा है कि ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। अब यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान में अशोक का मिल रहा है, मतलब ये भी बात थी कि जब अशोक अपना साम्राज्य फैला रहा था तो वो ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अन्य देशों पे भी अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश कर रहा था और अपने साम्राज्य को अच्छे से सारी जगह चीज़ें बताया जा रहा था, ठीक है। इस शासक के विजय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अब अगर हम बात करें अशोक के बारे में तो चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं, जबकि हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो फैक्ट है, जैसा DSSB पूछता है आपसे, तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिपि का, ठीक है, लिपि का। लेकिन यहीं अगर कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हम कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं भाषा का, ठीक है, ये याद रखिए, भाषा का। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों में, यानी कि ये भी बात आपको पता ही होगी कि अशोक जो था वो ज़्यादातर अपने जो अभिलेख, सम्राट अशोक जो था वो ज़्यादातर अपने अभिलेख लोकल लैंग्वेज में लिखवाता था ताकि लोगों को वो चीज़ें पता चल सके कि वो क्या चाहता है, साम्राज्य में क्या चाहता है, किस तरीके से शांति व्यतीत होगी, क्योंकि वो उसका लास्ट एम यही था कि किसी भी तरीके से वो अपने साम्राज्य को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, अपनी प्रजा को एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत चीज़ों को ध्यान में रखता था। इसलिए वो चाहता था कि उसकी जनता वो समझे कि वो क्या चाहता है, क्योंकि वो अपनी जनता को अपनी संतान के समान समझता था। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विद कहलाते हैं। आप देखिए, पुरातात्विद कौन होते हैं? जो कि ऐसी चीज़ों का, जैसे कि पांडुलिपि या कह लीजिए आपकी अभिलेख, इन सब का जो इनकी जो स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरातात्विद, ठीक है।
पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ये जो ये दे रखे हैं ये पहले के टाइम के बर्तन हैं। इनमें से कुछ धातु की बनी हुई थी और कुछ पत्थर या फिर कह लीजिए अन्य चीज़ों की। बाएं एक और नगर से प्राप्त पात्र हैं। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड है आपके, तो ये क्या है, पात्र है। कहाँ से प्राप्त? प्राचीन पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, दाएं और लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो है। और दाएं ओर की बात करें, दाएं ओर का मतलब आपका शायद राइट हैंड है। ठीक है, तो राइट हैंड में अगर हम बात करें तो राइट हैंड में इस तरह के सिक्के तथा प्रयोग जो होते थे 2500 वर्ष पूर्व पहले हुआ करते थे। हमारे देश में आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्के कैसे भिन्न है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डाल सके। और बीइंग अ टीचर हम लोगों को भी इस पर फोकस करना चाहिए कि अगर एनसीईआरटी में या फिर कह लीजिए कोई भी स्टेट की बुक है वो हमें कुछ सिखा रही है, तो हमें वो चीज़ें बच्चों में डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे से चीज़ें कर सकें। तो अब अगर हम बात करें, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। अब यहाँ पुरातात्विदों की बात करी जा रही है, जो हमारे हिस्टोरियंस जो करते हैं चीज़ों की छानबीन। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी होती थी। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ये भी बहुत ज़रूरी था लोगों के लिए, हमारे पुरातात्विदों के लिए, या फिर कह लीजिए इतिहास, जितने भी लोग चाहते थे इतिहास की समझ को विकसित करना, तो उनके लिए ये भी बहुत ज़रूरी था कि पहले के लोग क्या खाते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे, जानवरों की हड्डियाँ, चिड़ियाँ, इन सब की हड्डियाँ इकट्ठी करते ढूंढते थे ताकि उन्हें पता चल सके। ठीक है, और वनस्पति, देखिए यहाँ पर वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। ठीक है, आदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बच जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वैसे तो अनाज के जो दाने होते हैं वो जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर बाई चांस कोई दाने हों जो जल गए हों तो उसमें क्या होता है कि वो जले हुए रूप में मिल जाते हैं। ठीक है, पांडुलिपियां अभिलेख तथा पुरातात्विदों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जितने भी इन्होंने ये पुरातात्विक पांडुलिपियां या कह लीजिए अभिलेख, ये इनका पुरातात्विक जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करते थे उन्हें हम क्या कहते थे, स्रोत। ठीक है, उन्हें इतिहासकार क्या कहते हैं, स्रोत। ठीक है, स्रोत के माध्यम से। ठीक है, अति शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। देखिए जैसे इतिहास क्या है, मेरे लिए अलग मायने होंगे, किसी और के लिए अलग मायने होंगे, आपके लिए अलग मायने होंगे। तो जब हम बात करते हैं अतीत, हमारा अतीत, ठीक है, तो हमारा अतीत का मतलब हो गया कि हम सब जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, सबके अतीत के बारे में बात करने की कही है ना। हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन, राजाओं, रानियों तथा वाणिज्य का शिल्पकारों का जीवन बहुत भिन्न, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। अब हम इसमें अतीत के बारे में हम जैसे कि शिल्पकार जो थे, जो आज शिल्पकार हैं, उन्हें ये चीज़ें पता चलेंगी कि पहले के टाइम में लोग कैसे कैसे पत्थर, कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करते थे। और जो आज कृषक हैं वो सोचेंगे। तो अब हम अगर इसके बारे में बात करें, इसके अतिरिक्त हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो पुरातात्विकों की जो इतनी रिसर्च करते हैं, उससे हम उन लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी। तिथियों का मतलब, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की तिथि से मानी जाती है, अतः 2000 वर्ष पहले कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा के बाद की, ईसा पूर्व मतलब ईसा के पहले की और के रूप में जानी जाती हैं। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से तिथियों का उल्लेख करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए, जैसे कि आपको पता ही है उस टाइम पे क्या थे, अंग्रेज़ थे। तो इन्होंने, इनके क्या भगवान हैं, इनके भगवान कौन थे, या कह लीजिए इनके जो ईश्वर थे वो ईसा मसीह थे। तो जब ये ईसा मसीह को अपना इनको चाहिए था कि हम कोई ना कोई एक ऐसा सर्टेन पॉइंट बना लेना जहाँ से हम ये कह सकें कि इस पॉइंट पर आके हमारा पहले का चीज़ें हैं और इस पॉइंट पे आके हमारी बात की चीज़ें। तो इन्होंने ईसा मसीह के जन्म को मान लिया, मतलब ईसा मसीह का जन्म को माना इन्होंने कि ईसा के बाद की जो चीज़ें थी वो ईसवी में आ गई। ठीक है, यानी कि ईसवी कह ली। ठीक है, और ईसा से पूर्व की तो ईसा पूर्व। ठीक है, तो ईसा पूर्व की बात हो गई। तो ये चीज़ समझ नहीं आती बच्चों को। जैसे कि अभी मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ। जैसे अगर अंग्रेजी में बीसी कहते हैं, बीसी में हिंदी का मतलब होता है कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पहले की बातें। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। ईसा पूर्व का मतलब हो गया ईसा से पहले की बातें, या फिर अगर इंग्लिश में ही बात करें तो बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा से पहले की। कभी कभी तुम तिथियों से पहले, एडी हिंदी में ईसवी। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, और इसे कहते हैं ईसवी। ईसवी का मतलब ईसा के बाद, ईसा मतलब ईसा मसीह जो थे उनके जन्म के बाद की जो तिथियां होंगी उन्हें हम ईसा कहेंगे, यानी कि उनके पीछे क्या लगाएंगे, ईसा लगाएंगे। ठीक है, इंडिकेट करते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह BCE। यहाँ पर देखिए BC का मतलब हो गया, BCE का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, एडी की जगह पे। ठीक है, या फिर CE भी लगा देते हैं और BC भी लगाते हैं। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और CE शब्दों का भी, यानी कि कॉमन एरा। BC का बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा मतलब यहाँ पर BC का मतलब है कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब ईसवी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और अगर बात करें बिफोर कॉमन एरा मतलब ईसा के जन्म के बाद की बात हो रही है यहाँ पर। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इसी कैलेंडर को प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कब से हुआ है आपका, 200 वर्ष पूर्व। ठीक है, यह आपका आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, वर्तमान से पहले। अब यहाँ अन्यत्र की बात करें तो यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है जो कि है उत्तरी अमेरिका मिस्र की।
ओह सॉरी, अमेरिका कह रही हूँ, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र की बात हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसी लिपि मिली थी, कई ऐसे कह लीजिए या फिर अभिलेख मिले थे जिसमें कि पुरातात्विदों ने समझने की कोशिश करी कि ये किस भाषा में लिखे हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने सारा कुछ देखा तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक का एक कस्बा है। यह यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर हम एक ही लेख भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपियों के दो प्रकार। ठीक है, अब ये जो लिपि थी, अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो लिपि थी, तो इसमें क्या हुआ कि यूनानी और मिस्र दोनों ही भाषा इसमें के सिंबल्स थे। ठीक है, कुछ विद्वानों ने यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, तो उन्होंने बताया कि यह राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। अब कारतूस किसे कहा जाता था? पहले के टाइम में जो राजा रानी के नामों को दिखाया जाता था। ठीक है, इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल में रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो उन्हें आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्हें ये पता चल गया कि कौन सा शब्द किसके लिए यूज़ हुआ है, तो उन्होंने अन्य अभिलेखों को भी पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करें आरंभिक कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, तो कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बने? आपके 4700 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब बना? 2500 वर्ष पूर्व। कौन था इसका शासक? ये मैंने आपको भी बताया था, तो ये हमारा अशोक था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अब अगर हम वर्तमान से आज की चीज़ों को कैलकुलेट करें तो 2000 वर्ष से पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन अगर अब भी कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि दूसरा चैप्टर भी आपको डेली एक चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि चीज़ें रेडी करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, वीडियो अच्छी लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। और मैंने बहुत जैसे मेरे को चीज़ें नहीं समझ आती थी स्टार्टिंग में, उसी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ताकि आप एक बार अगर ये चीज़ें पढ़ लें तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बिल्ट हो सके। तो मैंने कोशिश बहुत की है, लेकिन अभी भी अगर कोई भी आपको लगता है कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसमें सुधार भी करूँगी और चीज़ें आपको अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश भी करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें कि मैं कोशिश करूंगी कि सारी जो वीडियोस है वो एक ही प्लेलिस्ट में रहे। अभी हमारी हिस्ट्री की चल रही है, तो अभी हम हिस्ट्री ही कंटिन्यू करेंगे जब तक ये हिस्ट्री 6th क्लास की कंप्लीट नहीं हो जाती। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो है आरंभिक नगर ही है शायद, आरंभिक मानव की खोज। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? आरंभिक मानव की खोज। ये हम हो सका तो कल मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक